हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षास लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम हमारा यूनिट नंबर 10 रिवाइज कर रहे हैं, जो है फोरेंसिक मेडिसिन सीयूईटी पीजी 2026 के लिए हम रिवीजन कर रहे हैं। ये सारी की सारी वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक वीडियो को ज़रूर से देखना, क्योंकि ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं सीयूईटी पीजी 2026 क्रैक करने में। ओके, और अब जो हमारी डेट एग्जाम का वो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। इट्स ऑन 10th मार्च। ठीक है, 10th मार्च को सेकेंड शिफ्ट में, मतलब आफ्टरनून शिफ्ट में आप सभी का पेपर होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी मोड में टेस्ट होने वाला है। टोटल 75 फोरेंसिक रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे एंड 90 मिनट्स में आपको ये सारे एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी यूनिट नंबर 9 तक सारा रिवीजन कर लिया है। एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दी है, तो वहां से जाके सारी वीडियोस को ज़रूर से कवर कर लेना। ओके, सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फोरेंसिक मेडिसिन। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप वो स्टूडेंट हो जिनकी तैयारी स्टक हो चुकी है, समझ में नहीं आ रहा है कि कंप्लीट कैसे करें अपनी तैयारी, तो क्रैश कोर्स का बैच ऑलरेडी अवेलेबल है दीक्षाज लर्निंग लैब एप्लीकेशन। फटाफट से डाउनलोड करो दीक्षाज लर्निंग लैब एप्लीकेशन एंड क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। इसमें आपको सारा का सारा मटेरियल तो मिलेगा ही मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे, वीडियोस भी मिलेंगी। इसके अलावा यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर सब कुछ मिलने वाला है इस एक कोर्स के अंदर। एंड अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसने ऑलरेडी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है, बट आपकी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है विदाउट मॉक टेस्ट, तो आप हमारा टेस्ट सीरीज कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर सब कुछ अवेलेबल है। 5000 प्लस एमसीक्यूज, 5000 प्लस एमसीक्यूज आपको मिलने वाले, और इतने अमेजिंग एमसीक्यूज है ना। अगर ये आपने सारे के सारे एमसीक्यूज कवर कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सीयूईटी पीजी फोरेंसिक साइंस में क्रैक करने से, और आप अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एमएससी फोरेंसिक साइंस में एडमिशन ले सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास विद फोरेंसिक मेडिसिन। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू दिस यूनिट, वो ही हम कवर करने वाले हैं हमारे रिविजन में। लेट्स स्टार्ट विथ मीनिंग, स्कोप एंड आइडेंटिफिकेशन। देखो, फोरेंसिक मेडिसिन क्या है, मैंने बार बार आप सभी को यही बताया है कि जब कभी भी कोई भी टर्म फोरेंसिक के साथ लग जाता है, जैसे कि फोरेंसिक मेडिसिन, तो आप मेडिकल नॉलेज को केसेस सॉल्व करने में, क्राइम सॉल्व करने में यूज कर रहे हो, तो वो फोरेंसिक मेडिसिन हो गया। ठीक है, अब इसके मीनिंग के बारे में समझेंगे, थोड़ा स्कोप समझेंगे और आइडेंटिफिकेशन के बारे में समझेंगे। ठीक है, सो फोरेंसिक मेडिसिन इज द एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज इन लीगल प्रॉब्लम्स। करेक्ट, यही चीज मैंने बोली। आप मेडिकल नॉलेज को यूज कर रहे हो केसेस सॉल्व करने में, क्राइम सॉल्व करने में, एंड जिसने क्राइम करा है उसको पकड़ने में। ओके, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, ये तो हो गया फोरेंसिक मेडिसिन। व्हाट इज मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ना मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस को और फोरेंसिक मेडिसिन को मिक्स कर देते हैं। ये दोनों ही डिफरेंट है बच्चों। जब कभी भी हम क्रिमिनल केसेस, लीगल केसेस सॉल्व कर रहे हैं और फोरेंसिक और मेडिसिन की नॉलेज फोरेंसिक में ऐड कर रहे हैं, मेडिसिन की नॉलेज यूज कर रहे हैं क्राइम सॉल्व करने में, वो फोरेंसिक मेडिसिन होती है। मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? इथिकल एस्पेक्ट होता है ये। ठीक है, दिस इज नथिंग बट अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फिजिशियन। हम बोल सकते हैं डॉक्टर, डॉक्टर की क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसके लाइक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। इट इंक्लूड्स द लॉ अप्लाइड टू मेडिसिन। ठीक है, सो मेडिसिन पे जो आप लॉ अप्लाई कर रहे हो वो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, बट मेडिकल नॉलेज को जब आप क्राइम सॉल्व करने में यूज कर रहे हो वो फोरेंसिक मेडिसिन है। ठीक है, दो डिफरेंट लाइक क्राइटेरियाज है फोरेंसिक मेडिसिन, फोरेंसिक मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के। ठीक है, ओके। अब प्राइमरी मार्कर्स क्या है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के? सो प्राइमरी मार्कर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं बिग फोर, दैट इज एज ऑफ द पर्सन, सेक्स ऑफ द पर्सन, स्ट्रेचर ऑफ द पर्सन एंड रेस ऑफ द पर्सन। सो ये बिग फोर होते हैं, ये प्राइमरी मार्कर्स होते हैं जो आप बॉडी को देख के आइडिया लगा लेते हो, बोन्स को देख के आइडिया लगा लेते हो। देखो, एज के बारे में आपको बोन आइडेंटिफिकेशन से एंड उसके लाइक सिचुएशन पे पता चलता है, कितनी रीअब्जॉर्ब हुई है बोन, किस सिचुएशन में बोन है ना, क्या वो डिप्लीट होनी शुरू हो गई है। सो और इसके अलावा स्पेसिफिक सेंटर्स होते हैं जो फ्यूज होते रहते हैं ओवर द इयर्स, उसकी हेल्प से आप एज का पता करते हो। जेंडर का पता, अगर ऑलरेडी पर्सन लाइक डेड बॉडी है बट स्टिल डिकम्पोज नहीं हुई है बॉडी, आपके पास स्केलेटन नहीं है, तो आप नॉर्मली बॉडी को देख के जेंडर का पता कर लेते हो, सेक्स का पता कर लेते हो। बट अगर आपके पास बोन्स है, तो बोन्स में भी स्पेसिफिक मार्कर्स होते हैं, बोन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, इसकी हेल्प से आप मेल फीमेल बोन पता कर लेते हो।
फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आती है ये चीज़। समटाइम्स इट इज़ इंक्लूडेड इन फोरेंसिक मेडिसिन। अगर लेट्स जस्ट से अगर बोन से भी कोई बहुत स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो आप वाईएसटीआर मार्कर की हेल्प से लाइक डीएनए निकाल सकते हो बोन से, और वाईएसटीआर मार्कर की हेल्प से पता कर सकते हो कि वो बोन एक मेल बोन है या फीमेल बोन है। आप सभी को ये पता ही है कि जो वाई क्रोमोसोम है इट इज़ स्पेसिफिक टू मेल पर्सन, फीमेल्स में वाई क्रोमोसोम नहीं होता है। ठीक है, ओके। रेस का भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की हेल्प से आप रेस का पता कर लेते हो, बट यूजुअली ये उतना रिलायबल कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, बट स्टिल इफ इट इज रिक्वायर्ड आप कर सकते हो। ओके, नाउ व्हाट इज एंथ्रोपोमेट्री, बर्टलॉन सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन। देखो, जब हम बॉडी मेजरमेंट की हेल्प से किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, हम उसको एंथ्रोपोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, एंथ्रो का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन, मेटरी और मेटरी इज रिलेटेड विथ मेजरमेंट। सो जब ह्यूमन बॉडी को आप मेजर करते हो आइडेंटिफिकेशन के लिए, दैट इज एंथ्रोपोमेट्री। इसको बर्टलॉनेज भी बोलते हैं क्योंकि अल्फोंसे बर्टलॉनी ये सिस्टम डेवलप करा था। फिंगरप्रिंट के आने के बाद ये फिनिश हो गया था। ठीक है, डेक्टाइलोस्कोपी इज नथिंग बट एग्जामिनेशन ऑफ फिंगरप्रिंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ fingerprint, reliable methods for identification, गस्ताफ्शन मेथड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस। तो गस्ताफ्शन का जो मेथड होता है वो एज एस्टिमेशन के लिए हम यूज करते हैं बेस्ड ऑन टीथ। ठीक है, सो 6 डेंटल चेंजेस इसमें हम देखते हैं टू आइडेंटिफाई द एज ऑफ अ पर्सन, और ये फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी के अंदर आता है। एंड फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी अगेन समटाइम्स कम्स इनटू फोरेंसिक मेडिसिन। ठीक है, ओडोंटोलॉजी कम्स इनटू मेडिसिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखो तो। ठीक है, गस्ताफ्शन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये सिर्फ और सिर्फ टीथ की हेल्प से आप एज एस्टिमेशन करते हो। कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो 6 डेंटल चेंजेस में बोल रही हूँ वो। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये अलाइव पर्सन में आप करते हो या डेड पर्सन में करते हो, तो दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन अ पर्सन इज नो मोर। ठीक है, तो यस, द pelvis is the most reliable skeletal part for determining biological sex। ठीक है, सो जेंडर आइडेंटिफाई करने के लिए पेल्विस जो बोन होती है, इट गिव्स यू द 95% एक्यूरेसी टू आइडेंटिफाई द जेंडर। ठीक है, आपको कोई डीएनए एग्जामिनेशन अगर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बोन देख के पता करनी है, तो ह्यूमन बॉडी में कौन सी ऐसी बोन है जो मैक्सिमम सक्सेस रेट देती है आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो वो पेल्विस बोन है। इसके अलावा लॉन्ग बोन्स को देख के भी जो मसल के मार्क्स होते हैं, जो ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं बोन्स में, उसकी हेल्प से भी आप आइडेंटिफाई करते हो। बट पेल्विस इज द लाइक ओजी बोन विच गिव्स यू द आइडिया ऑफ बायोलॉजिकल सेक्स ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, देन वी हैव स्कैपुला और स्कल। इट इज द सेकेंड मोस्ट रिलायबल पार्ट फॉर द जेंडर डिटर्मिनेशन। ठीक है, सुपर इम्पोजिशन क्या होता है, अगर आपके पास स्कल है तो उस पे आप फेस कैसे जेनरेट करोगे, तो इसको हम बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन की टेक्निक। सो इट इज अ प्रोसेस ओवरलेइंग अ फोटोग्राफ ऑफ अ मिसिंग पर्सन ओवर अ स्कल। ठीक है, सो स्कल की फोटो उस मिसिंग पर्सन की फोटो के ऊपर सुपर इम्पोज करके देखोगे विथ वेरियस लाइट सोर्सेज। वो लाइट उस फोटोग्राफ पे उस स्कल पे पड़ रही होती है, एंड देन जब आप उसको सुपर इम्पोज करते हो, अगर वो प्रॉपर बैठती है तो उसको हम सुपर इम्पोजिशन बोलते हैं। दिस इज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्कल और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन। Okay, next is tattoo marks. So tattoo marks can be identified even after decomposition by examining the local lymph node। ठीक है, so आप tattoo mark से भी person का identification कर सकते हो even after decomposition of the body। नेक्स्ट इज अटॉप्सी। अटॉप्सी को हम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें बॉडी को कट ओपन करते हैं, दैट इज अटॉप्सी। ओके, सो अटॉप्सी के ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जब हम फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए अटॉप्सी करते हैं, उसको हम बोलते हैं मेडिको लीगल अटॉप्सी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेडिको लीगल अटॉप्सी। इट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ, मोड ऑफ डेथ एंड मैनर ऑफ डेथ। ठीक है, सो ये 3 चीजें पता करने के लिए मेडिको लीगल अटॉप्सी करी जाती है। इसके अलावा क्लिनिकल अटॉप्सी होती है, इसमें फोरेंसिक का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टडी के लिए, डिजीज के प्रोसेस को समझने के लिए जो अटॉप्सी करी जा रही है, उसको अकेडमिक या क्लिनिकल अटॉप्सी हाँ अकेडमिक या क्लिनिकल अटॉप्सी हम बोलते हैं। नेक्स्ट इज वाई शेप्ड इंसिशन। अच्छा, जब अटॉप्सी करी जा रही है तो बॉडी को कट ओपन करते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कटिंग टेक्निक होती है, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन एंड फ्रीक्वेंटली यूज करी जाती है वाई शेप की अटॉप्सी। वाई शेप क्यों कहते हैं, क्योंकि इन दोनों बोन से कट करना शुरू करते हैं, एंड देन ये आपके प्यूबिक सिम्फाइसिस तक जाती है ये कट, एंड इसके बाद बॉडी कट ओपन होती है एंड ऑर्गन्स को आप एग्जामिन करते हो, कलेक्ट करते हो विसरा, ताकि आप उससे फोरेंसिक लैब भेज सको। ठीक है, सो वाई शेप का इंसेशन इज द मोस्ट कॉमन प्राइमरी इंसेशन
used in medico-legal autopsies। हमारा फोकस का पॉइंट है medico-legal autopsy, क्योंकि वो आपके कॉज, मोड एंड मैनर ऑफ डेथ के बारे में पता करता है। Okay, next is Workout method. It involves removing organs one by one। ठीक है, ये भी autopsy की टेक्निक है। Then we have Rockenstein's method of autopsy. It involves in situ dissection of the organs। ठीक है, आप बॉडी के अंदर ही, इन सीटू का मतलब होता है इनसाइड दैट पर्टिकुलर बॉडी, आप ऑर्गन्स को डाइसेक्ट करके विसरा कलेक्ट कर रहे हो। और जो वर्कआउट मेथड होता है उसमें वन बाय वन आप ऑर्गन को रिमूव करते हो एंड देन उसके बाद आप विसरा कलेक्ट करते हो। ठीक है, then we have Luttel's method। It involves removal of the organ as a single mass, en mass हम इसको बोलते हैं। आप as a single mass पूरी की पूरे organs को remove करते हो and then विसरा कलेक्ट करते हो। Luttel's method सबसे ज्यादा कॉमन है वाई शेप का इंसेशन एंड रॉकनस्टेंस्की मेथड। बकाओ मेथड भी ऑफनली यूज करा जाता है बट majority of the time it is रॉकनस्टेंस्की मेथड। Then we have Gone's method। It involves removing organs in a functional block। ठीक है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, लाइक दैट। नेगेटिव ऑटोप्सी क्या होती है? इट occurs when no cause of death can be found despite through an examination। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव ऑटोप्सी। देन वी हैव ऑब्सक्योर ऑटोप्सी। इट इज द वन वेयर द फाइंडिंग्स आर वेरी मिनिमल और कंफ्यूजिंग, उसको हम बोलते हैं ऑब्सक्योर ऑटोप्सी। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेकेंडरी एग्जामिनेशन होते हैं जिसकी वजह से कॉज ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ एंड मोड ऑफ डेथ का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, ओके एवरीवन, सो नेक्स्ट इज मोड एंड साइंस ऑफ डेथ। इसमें डिफरेंट टाइप के डेथ के साइंस हम पढ़ेंगे, मोड्स ऑफ डेथ पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोमैटिक डेथ, जिसको हम सिस्टैमिक डेथ भी बोलते हैं, एंड द अदर वन इज मॉलिक्यूलर डेथ, जिसको हम सेल्यूलर डेथ भी बोलते हैं। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर डेथ और सेल्यूलर डेथ क्या होता है या सिस्टैमिक डेथ क्या होता है? सोमैटिक डेथ सबसे पहले होती है जब कभी भी किसी भी पर्सन की बॉडी में परमानेंट सेसेशन हो गया है, हार्ट, लंग या ब्रेन में से कोई भी एक सिस्टम अगर परमानेंटली इरिवर्सिबली स्टॉप हो गया है तो हम उसको सोमैटिक डेथ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर डेथ, जिसको सेल्यूलर डेथ बोलते हैं। ये सेल्यूलर लेवल पे इंडिविजुअल टिश्यू एंड सेल्स की डेथ होनी शुरू होती है ना। लेट्स से हार्ट स्टॉप हो गया, लंग स्टॉप हो गया या ब्रेन स्टॉप हो गया, तो अभी भी बॉडी में कई सारी ऐसी सेल्स होती हैं जो फंक्शन कर रही होती हैं, उनमें जितना ऑक्सीजन होता है उसका कंजम्पशन चल रहा होता है एंड उसके बाद फिर ये शुरू होता है। सो सोमैटिक डेथ अकर हुई, इसके 1 से 2 घंटे के बाद क्लिनिकल डेथ या फिर मॉलिक्यूलर डेथ होती है। ये दोनों ही कंडीशंस इरिवर्सिबल होती है। सो सबसे पहले सोमैटिक डेथ होगी, कोई भी लाइक हमारा जो बॉडी का ट्राइपॉड है जिसको बिशप ट्राइपॉड बोलते हैं, लंग, हार्ट और ब्रेन का, उनमें से कोई भी एक सिस्टम बंद हो गया, उसके 1 से 2 घंटे के बाद ये जो मॉलिक्यूलर डेथ है, सेल्यूलर डेथ है, वो होनी शुरू होती है। ठीक है, देन वी हैव बिशप्स ट्राइपॉड और बिश चैट्स ट्राइपॉड ऑफ लाइफ, जिसमें हार्ट, लंग एंड ब्रेन इंक्लूडेड है। सो इनमें से कोई भी एक फंक्शन करना बंद कर देता है तो उस पर्सन की डेथ हो जाती है। इसे हम बोलते हैं ट्राइपॉड ऑफ लाइफ। ठीक है, सस्पेंडेड एनिमेशन क्या होता है? ये वो स्टेट होता है जिसमें जो वाइटल साइंस होते हैं लाइफ के, वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा लो हो जाते हैं कि सामने वाले को पता भी नहीं पड़ता है कि वो पर्सन अभी भी जिंदा है, एक्चुअली वो लिविंग है। ठीक है, दिस कुड ओनली बी डिटेक्टेड क्लिनिकली। डॉक्टर ही सिर्फ और सिर्फ डिटेक्ट करके बता सकता है कि वो पर्सन अभी भी जिंदा है, बट कोई क्लियर साइंस ऑफ लाइफ दिखाई नहीं देते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन में। ठीक है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिमाइंडर टू ऑल माई सीवीटी पीजी एस्पिरेंट्स, अगर आप सीवीटी पीजी एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हो, सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो, सो इन दीक्षास लर्निंग लैब एप्लीकेशन वी प्रोवाइड एडवांस प्रिपरेशन कोर्स, जिसमें आपको मिलते हैं लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, एंड प्लीज क्लियर दिस हियर, जो हमारे लाइव क्लासेस हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाती हैं, बट हमने उसके अलावा भी कॉन्सेप्ट बेस्ड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रिस्पेक्टिव फोल्डर्स में आप सभी को प्रोवाइड करे हैं फॉर फ्लेक्सिबल लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट इज पीडीएफ नोट्स, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, शॉर्ट नोट्स फॉर रिविजन, टोटल 5000 प्लस एमसीक्यूज आपको हमारे कोर्स के अंदर मिलेंगे, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक, एवरीथिंग इज देयर इन आवर कोर्स। अगर आपने सीरियसली हमारा मटेरियल, हमारी क्लासेस फॉलो कर ली, हमारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है सीयूटी पीजी एग्जाम क्रैक करने के लिए। सो अगर सीरियस हो,
सच में आपका पैशन है फोरेंसिक साइंस, एग्जाम क्लियर करके एमएससी फोरेंसिक साइंस करना चाहते हो, देन दिस कोर्स इज फॉर यू। डाउनलोड करो इंडिया का पहला फोरेंसिक साइंस एजुकेशन ऐप दीक्षास लर्निंग लैब एंड ज्वाइन करो हमारा कोर्स। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज पोस्टमार्टम चेंजेस, जिसमें अल्गामोटिस है। अल्गामोटिस इज नथिंग बट द कूलिंग ऑफ द बॉडी। हर घंटे 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर लो होता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई है तो उसके बाद कूलिंग ऑफ द बॉडी शुरू होती है, एंड तब तक कूलिंग होती रहती है जब अपने इन्वायरमेंट के लेवल पे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नहीं आता। ठीक है, जो लिविंग ह्यूमन बॉडी है उसका जो टेम्परेचर होता है अराउंड 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो मेंटेन्ड रहता है, बट जब उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो हर घंटे जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा होता है। और इसी को देखते हुए हम टाइम सिंस डेथ का भी पता करते हैं, उसको कैलकुलेट एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश क्या करते हैं, करते ही हैं, टाइम एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज लिवोमोटिस, या जिसे हम बोलते हैं पोस्टमार्टम लिविडिटी हाइपोस्टैसिस भी से बोलते हैं। जब ब्लड सर्कुलेट होना बंद हो गया है आफ्टर डेथ, तो वो जो ग्रेविटी डिपेंडेंट एरियाज होते हैं, जो ब्लड होता है वहां पे आके एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से रेड और ब्लूइश कलरेशन आपको देखने को मिलती है, जिसको लिवोमोटिस बोलते हैं, या पोस्टमार्टम लिविडिटी, लिविडिटी हाइपोस्टैसिस, ये सारी चीजें हम उन्हें बोलते हैं। और ये भी हमें बताता है कि पोजीशन ऑफ डेथ क्या रही होगी। अगर कोई पर्सन सीधा लेटा हुआ है तो बैक साइड पे डिपोजिशन होगा, ब्लड का एक्यूमुलेशन बैक साइड पे होगा, बट उसके डेथ के बाद उसकी पोजीशन चेंज करके उसको इस साइड पे करवट अगर दिला दी गई है तो इधर पे फिर वो एक्यूमुलेशन होने लगेगा। बट जो पहले जहां पे लिविडिटी हुई थी वहां पे भी साइंस दिखेंगे, जिसकी हेल्प से हम ये भी पता कर लेते हैं कि आफ्टर डेथ उस बॉडी को चेंज करा गया है, क्या उसकी पोजीशन चेंज करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट इज राइगोमोटिस, दिस इज स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी। हमारी जो मसल्स होती हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है वो डिप्लीट होती रहती है। हमारे बॉडी में दो मसल्स होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन्स, ये मूव करते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। जब डेथ हो जाती है तो वो कोलाइड हो जाते हैं और जेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी होती है वो सुपर स्टिफ हो जाती है। डिकम्पोजिशन के पहले पहले स्टिफनेस चली भी जाती है। ठीक है, सो इन सारे स्टेजेस को देखते हुए, पोस्टमार्टम स्टेजेस को देखते हुए हम टाइम एस्टिमेशन करते हैं, टाइम सिंस डेथ का पता करते हैं। ठीक है, नाउ राइगोमोटिस फर्स्ट अपीयर इन हार्ट बट क्लिनिकली इट्स फर्स्ट सीन इन आईलिड्स। ठीक है, जब आप क्राइम सीन पे गए हो, आपको बॉडी दिख रही है, स्टिफ है, तो आप आईलिड्स की हेल्प से सबसे पहले देखोगे आउटर बॉडी पार्ट में, और जब इंटरनली पोस्टमार्टम देखोगे तो हार्ट में भी ये स्टिफनेस आती है। ठीक है, नेक्स्ट इज कैडावरिक स्पाज्म। ठीक है, दिस इज इंटेस्टेनियस राइगर, वेरी इंपॉर्टेंट। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम राइगोमोटिस और कैडावरिक स्पाज्म में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कैडावरिक स्पाज्म क्या होता है, ये इंस्टेंट राइगर होता है, टाइम नहीं लग रहा है, 2 से 4 घंटे का टाइम नहीं लगा है, इंस्टेंटली स्पाज्म आया है, स्टिफनेस आई है बॉडी की। दिस ऑकर्स एट द मोमेंट ऑफ डेथ, यूजुअली इन हाई स्ट्रेस डेथ। जब कभी भी हाई स्ट्रेस डेथ होती है तो बॉडी इमिडिएटली स्टिफ हो जाती है, जिसको कैडावरिक स्पाज्म बोलते हैं। दिस इज डिफरेंट देन राइगोमोटिस। ठीक है, प्यूट्रिफैक्शन क्या है, दिस इज नथिंग बट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरियल एक्शन इनसाइड द बॉडी। ठीक है, प्यूट्रिफैक्शन के टाइम पे बहुत ही गंदी बदबू आती है, और ये बदबू डिफरेंट गैसेस की वजह से आती है, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, प्यूट्रिसिन, कैडावरीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मीथेन मीथेन, ये सारी चीजें बनती है, जिससे वजह से बहुत ही अनबियरेबल बदबू आती है। ठीक है, देन वी हैव मार्बलिंग। मार्बलिंग क्या होता है, ये ग्रीनिश ब्लैक स्टेनिंग होती है वेन्स की, क्योंकि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S है, वो रिएक्ट कर जाता है बॉडी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन से, तो इसको हम बोलते हैं मार्बलिंग। देन वी हैव एडिपोशेयर, जिसको सेपोनिफिकेशन या सोप फॉर्मेशन बोलते हैं, जब हमारी बॉडी में फैट्स प्रेजेंट होते हैं और वो भी डिग्रेड हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो लिक्विड सोप जैसा लाइक लिक्विड क्रिएट करते हैं, जिसको एडिपोशेयर कहते हैं। इट ऑकर्स इन द मॉइस्ट एंड एनएरोबिक कंडीशंस, जहाँ पे बॉडी के फैट्स ग्रेव वैक्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, वैक्सी सब्सटेंस, लिक्विड वैक्सी सब्सटेंस बन रहा है, उसको हम बोलते हैं एडिपोशेयर और सेपोनिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ममिफिकेशन। ये ड्राई कंडीशन में, देखो ये मॉइस्ट कंडीशन में होगा, इसके अपोजिट होता है ममिफिकेशन, ये ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट में होता है। इतना ज्यादा ड्राई कंडीशन होता है कि जो बॉडी होती है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, एंड देन सिर्फ और सिर्फ लाइक प्रिजर्व हो जाती है काइंड ऑफ मम्मी के फॉर्म में। ठीक है, इस वजह से हम इसको ममिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ वुंड्स एंड इंजरीज।
तो देखो जो इंजरी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप में हम उसको क्लासिफाई करते हैं। मैकेनिकल इंजरीज होती हैं, है ना? थर्मल इंजरीज होती हैं, सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वी हैव अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन टेबल एक बार रेफर कर लेना। सबसे ज़्यादा कॉमन मैकेनिकल हम इंजरी की बात करें तो वी हैव एबरेशन। एबरेशन क्या होते हैं? ये सुपरफिशियल इंजरीज होती है जो कि हमारी एपिडर्मिस को ही डिस्ट्रॉय कर रही है। जब कभी भी आप साइकिल से, बाइक से, स्कूटी से गिरे होगे तो जैसी चोट आपको लगती है, जो छिलने वाली चोट लगती है सुपरफिशियल स्किन में, उसको हम बोलते हैं एबरेशन। देन वी हैव ग्रेज एबरेशन, जिसको हम बोलते हैं ब्रश एबरेशन। जब कभी भी डायरेक्ट फोर्स और लाइक डायरेक्ट फोर्स का प्रेजेंस होता है स्किन पे और उसमें लाइक आपको टैग्स देखने को मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेज एबरेशन। देन वी हैव कॉन्ट्यूजन, जिसको बोलते हैं ब्रूजेस। नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं नील पड़ना। जब कभी भी आपको चोट लग जाती है, आप कहीं टकरा जाते हो, आपका स्किन डैमेज नहीं हुआ बट स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाती हैं और इसी वजह से आपको ब्लू ब्लैक डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। पहले ये डार्क ब्राउन और ब्लू जैसा रहता है, फिर धीरे 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 पेल कलर होता है इसका, येलोइश कलर होता है, एंड देन फिर वो इंजरी आपकी ठीक हो जाती है। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्यूशन। ठीक है, इट इज एन इफ्यूजन ऑफ ब्लड इनटू द टिश्यू विदाउट ब्रेकिंग द स्किन। स्किन ब्रेक नहीं हुई है बट रप्चर हो गई है हमारी वेसल्स, जहाँ से ब्लड एक्यूमुलेट हो गया है। देन वी हैव लैसरेशंस। क्लीन कट को शार्प वेपन से, अगर ब्लेड से या शार्प नाइफ से कट बन रहा है, उसको हम बोलते हैं लैसरेशन। टियर एंड स्प्लिट ऑफ द स्किन कॉज बाय ब्लंट फोर्स। ओके, हाँ, दिस इज ब्लंट फोर्स। ठीक है, ब्लंट फोर्स की वजह से कोई टीयर हो रहा है बॉडी में, स्प्लिट हो रही है स्किन, उसको हम बोलते हैं लैसरेशन। जो मैं इंसिजन बता रही हूँ, जो क्लीन कट बता रही हूँ, उसको हम बोलते हैं बच्चों इंसिजन। ठीक है, लैसरेशन इज डिफरेंट एंड इंसिजन इज डिफरेंट। सो लैसरेशन में ब्लंट फोर्स है, टीयर हो रहा है, स्प्लिट हो रही है स्किन। लैसरेशन में कट किया जा रहा है, ठीक है, शार्प एज्ड इंस्ट्रूमेंट से, वेपन से क्लियर कट, क्लियर एंड डीप कट क्रिएट करे जाते हैं, उसको हम इंसिजन बोलते हैं। स्टैब वुंड में एक साइड से जो वेपन है वो एंटर हो रहा है एंड दूसरी साइड से पियर्स करके बॉडी को निकल चुका है, उसको हम बोलते हैं स्टैब वुंड्स। एंड समटाइम्स पियर्सिंग नहीं भी हो रही है, बॉडी से वेपन बाहर नहीं आ रहा है, बट अगर आपने किसी को स्टैब करा है तो वो स्टैब वुंड होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ शार्प पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट डीपर देन इट्स, लाइक ये ज्यादा डीप होता है, लॉन्गनेस इसमें नहीं होती, डीप ज्यादा होता है। और इंसिजन में क्या होता है, ये ज्यादा डीप नहीं होता है, लेंथ इसमें ज्यादा होती है और इंसिजन में टेलिंग ऑफ वुंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, किसी ने कट करा, सो लास्ट के टाइम पे, लास्ट एंड के टाइप पे ऐसी जो लाइक क्लीन छोटे 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 करके टेल जैसा आपको देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं टेलिंग ऑफ वुंड। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन इंसिजन। डिफेंस वुंड, जब कभी भी किसी पर अटैक करा जा रहा हो, वो अपने डिफेंस के लिए जब खुद को बचाने की कोशिश करता है तो डिफेंस वुंड आते हैं, यूजुअली हाथों पे, इन पैरों पे डिफेंस वुंड आते हैं, जिसकी हेल्प से कोई भी खुद को बचाने की कोशिश करता है। ठीक है, इट इज फाउंड ऑन द पाम्स, फोर आर्म्स, विक्टिम्स ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ और हिमसेल्फ। ठीक है, हेजिटेशन कट्स कैसे होता है, जब कभी भी कोई खुद को हार्म कर रहा है तो खुद को तकलीफ पहुंचाना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसकी वजह से हेजिटेशन होते हैं। बार बार छोटे छोटे कट्स, कभी कभी बड़े बड़े कट्स, बट मल्टीपल कट्स आपको देखने को मिलते हैं, मल्टीपल इंजरीज आपको देखने को मिलती है, क्योंकि एक बार में कोई बड़ी इंजरी नहीं दे पाता कोई भी पर्सन खुद को। एंड हेजिटेशन कट्स आर प्राइमरी लाइक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स। ठीक है, हम कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी पर्सन ने खुद को ही हार्म करा है एंड देन वो किसी और पे ब्लेम कर रहा है। सो वी हैव अ कैटेगरी ऑफ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स, जिसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देख के हम ये पता कर लेते हैं कि खुद से ही क्रिएट करे गए। ठीक है, इट इज सुपरफिशियल पैरेलल इंसिजन मेड बाय द पर्सन बिफोर कमिटिंग सुसाइड। सुसाइड केसेस में काफी ज्यादा कॉमन होता है। एंटीमॉर्टम वुंड्स एंड पोस्टमॉर्टम वुंड्स क्या होते हैं? एंटीमॉर्टम वुंड्स डेथ के पहले होते हैं, बॉडी जिंदा है, काम कर रही है, तो जब कभी भी इंजरी होती है, इन्फ्लेमेशन आपको इंजरी के पास में देखने को मिलती है, क्लॉटिंग देखने को मिलती है, क्योंकि बॉडी ने उसे हील करने की प्रोसेस ऑलरेडी शुरू कर दी है ना? वाइटल रिएक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। बट वेयर एज इन पोस्टमार्टम बॉडी डेड है, कोई भी रिस्पॉन्स वो जनरेट नहीं करेगी, तो ब्लीडिंग नहीं होगी, ब्रूजिंग नहीं होगी, कोई भी सेलुलर रिस्पॉन्स नहीं होगा, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, कोई क्लॉटिंग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू द थर्मल इलेक्ट्रिकल एंड रेडिएशन इंजरी, इट इज अगेन अ टाइप ऑफ इंजरी जो कि कहीं न कहीं हीट इंजरी के पार्ट्स हैं। सो थर्मल इलेक्ट्रिकल एंड रेडिएशन, इससे बर्न इंजरीज ही आती हैं। थर्मल बोल दिया मैंने, ये सारी कैटेगरीज है बर्न इंजरीज की, डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में इनसे बर्न इंजरीज आती हैं। ठीक है, सो फर्स्ट डिग्री बर्न क्या इन्वॉल्व करता है? इट इन्वॉल्व्स रेडनेस ऑफ द स्किन, सुपरफिशियल बर्न हम इसको बोलते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न होता है, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री इंटेंसिटी में बढ़ती जाती है, एंड विद ईच पासिंग डिग्री कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्कार्स, ये वो इंजरी होती है जो मॉइस्ट हीट की वजह से होती है, ठीक है, चाहे स्टीम से हो रही है चाहे हॉट लिक्विड से हो रही है, गर्म चाय से हो सकती है, भाप से, है ना, स्टीम उसे ही कहते हैं, राइट। तो कभी आप कुछ बना रहे हो और आपने यूं ही लाइक पैन ओपन कर दिया तो एकदम से भाप आती है, एकदम से स्टीम आती है, तो भी बहुत बुरी इंजरी होती है, तो इसको हम बोलते हैं स्कार्स। इट लैक सिंगनिंग, इट लैक्स सिंजिंग ऑफ हेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्यूगलिस्टिक एटीट्यूड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बॉक्सर लाइक पॉस्चर बन जाता है बॉडी का ड्यू टू फायर, जिसमें मसल्स कोएगुलेट हो जाते हैं, बॉक्सर लाइक थोड़ी बॉडी झुकी हुई रहेगी, ऐसे बॉडी का पोस्चर बनता है जिसको प्यूगलिस्टिक एटीट्यूड बोलते हैं। बॉडी स्टिफ हो जाती है बिकॉज ऑफ दी हीट, मसल्स कोएगुलेट हो चुके हैं, बॉक्सर लाइक पोस्चर बनता है, वेरी कॉमन इन बर्न इंजरीज, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव लिंचबर्ग फिगर, या फिर लाइक फर्न लाइक पैटर्न्स बनते हैं बॉडी में, जैसे ब्रांचेस बन गई हो, है ना, जो हमारे ब्लड वेसल्स सभी तरफ फैले हुए होते हैं वो बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखने लगते हैं, जिसको हम लिंचबर्ग फिगर बोलते हैं। इट इज अ फर्न लाइक पैटर्न इन द स्किन बिकॉज ऑफ दी लाइटनिंग। अगर किसी पे बिजली गिरी है तो उसके बॉडी में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन वी हैव जूल बर्न, ठीक है, दिस इज एंडोजीनस बर्न। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एंट्री वूंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एंट्री वूंड बनता है जिसको जूल बर्न बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हीट स्ट्रोक, बहुत ही ज्यादा हीट है एनवायरमेंट पे जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ गया है, तो उसको हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक। 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 104 फ़ारेनहाइट से अबव टेम्परेचर जब ज्यादा है तो हीट स्ट्रोक होता है। कमिंग टू द फायर आर्म इंजरीज, तो कभी भी गन से, बुलेट से इंजरी अगर बनी है उसको हम बोलते हैं फायर आर्म इंजरी। तो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज राइफलिंग, जो बॉडी, जो फायर आर्म की बॉडी है, ठीक है, फायर आर्म में एक पाइप होता है, ठीक है, जब फायर आर्म आप देखोगे फायर आर्म की बॉडी में एक लंबी सी पाइप होती है, ठीक है, ऐसे। सो इसमें इसको हम बोलते हैं बैरल, यहाँ पे जो एंड होता है उसको हम बोलते हैं मजल, एंड इसमें ना कट्स होते हैं, ऐसे गोल 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 कट्स होते हैं, लैंड्स होते हैं, ग्रूव्स होते हैं, जो कि बुलेट को स्पीड देने का काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं राइफलिंग। एंड इसमें लैंड्स एंड ग्रूव्स होते हैं बैरल के अंदर, जो कि बुलेट को स्पिन करने में हेल्प करती है और इसकी इफिशियंसी को बढ़ाता है, ठीक है, उसको राइफलिंग बोलेंगे। कैलिबर क्या होता है, ये इंटरनल डायमीटर होता है बैरल का, मतलब सेम पाइप का जो स्पेसिफिक डायमीटर है ना, उसको हम बैरल बोलते हैं। अलग अलग गन्स में, अलग अलग फायर आर्म्स में ये डिफरेंट होता है और ये काफी कैरेक्टरिस्टिक होता है। ऑन द बेसिस ऑफ बैरल जो बुलेट्स होती है वो भी यूनिक होती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज टैटूइंग। जब कभी भी किसी भी पर्सन को फायर आर्म इंजरी हुई है तो जो अनबर्न पाउडर्स होते हैं वो स्किन में एम्बेडेड हो जाते हैं और टैटूइंग क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्मजिंग, और ये भी स्मोक और शूट डिपोजिशन से बनता है अराउंड द एंट्रेंस वूंड। देखो, टैटूइंग भी एंट्रेंस वूंड पे बनेगी, स्मजिंग भी एंट्रेंस वूंड पे बनेगी। कॉन्टैक्ट शॉट में क्या बनता है, स्टार शेप की इंजरी बनती है जिसको हम बोलते हैं, स्टैलेट। ये भी आपकी एंट्री वूंड में देखने को मिलेगी ओवर बोनी एरियाज, ठीक है। कॉन्टैक्ट शॉट में आप मसल बिल्कुल सटा के किसी पर्सन को गोली मारते हो, ठीक है। एंट्रेंस वूंड क्या है, जहां से बुलेट एंटर कर रही है, दैट इज एंट्रेंस वूंड। इट इज यूजुअली स्मॉलर देन दी एग्जिट वूंड, ठीक है, और इसमें एबरेशन कॉलर प्रेजेंट होगा। एग्जिट वूंड इज यूजुअली लार्जर एज कम्पेयर टू एंट्री वूंड, ये इरेगुलर होता है, इसमें एबरीजन कॉलर प्रेजेंट नहीं होता है और टैटूइंग प्रेजेंट नहीं होती है। एंट्रेंस वूंड में इन्वर्टेड मार्जिन होती है, एग्जिट वूंड में इवर्टेड मार्जिन होती है। सो कई सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिसको देख के आप एंट्री और एग्जिट वूंड के बारे में समझ सकते हो और आपको पता लग सकता है कि गोली कहाँ से घुसी है और कहाँ से निकली है, ठीक है। रिकोशिएट ऑफ बुलेट और रिकोशे ऑफ बुलेट, दैट जब कभी भी बुलेट बॉडी के अंदर जा रही है और किसी बोन से टकरा के कहीं और मुड़ गई, रिकोशे हो गई, है ना, स्ट्राइक हो की इमिडिएटली उसने अपना पाथ चेंज कर लिया, उसको हम बोलते हैं रिकोशे ऑफ बुलेट। नॉट इनसाइड द बॉडी, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे भी लगी या कोई टारगेट पे भी लग के जब वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है उसको हम बोलते हैं रिकोशे और रिकोशिएट ऑफ बुलेट, ठीक है। देन वी हैव टेंडम बुलेट, जिसको पिगी बैक भी बोलते हैं। इट ऑकर्स व्हेन द सेकंड बुलेट पुशेस लॉज्ड बुलेट आउट ऑफ द बैरल। सो बैरल में जो बुलेट बाहर आ रही है वो दूसरी बुलेट उसको पुश करती होती है, तो उसको हम बोलते हैं टेंडम बुलेट या पिगी बैक इफेक्ट। वैडिंग किस में प्रेजेंट होती है, इट इज फाउंड इन द वुंड्स दैट इंडिकेट्स अ शॉट गन
और स्मूथ बोर वेपन, ठीक है। ये जो हमारी बैरल है, अगर इसमें कोई भी राइफलिंग नहीं हुई है उसको हम बोलते हैं स्मूथ बोर। इसमें कोई राइफलिंग नहीं है। यूजुअली शॉटगन में ऐसा होता है, और शॉटगन की जो बुलेट्स होते हैं उसमें छोटे 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 छर्रे प्रेजेंट होते हैं, है ना, उसमें छोटे छोटे शॉट्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से ज्यादा बुरी इंजरी होती है एज कम्पेयर टू वन सिंगल बुलेट, ठीक है। सो ये यूजुअली और उसमें वैडिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। शॉर्ट गन्स में जो उसके शॉट्स होते हैं या जो उसकी जो बुलेट होती है उसमें लाइक छोटे 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 मेटल मेटल रिंग्स नहीं बोलना चाहिए, मेटल पीसेस होते हैं, है ना, जिसको शॉर्ट्स बोलते हैं, उसमें वैट्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज चोकिंग? जब कभी भी, है ना, शॉटगन का कंस्ट्रक्शन होता है, बैरल का कंस्ट्रक्शन होता है जो मजल पे कंट्रोल करता है। Okay, next point we have is choking. So, choking in a shotgun is the construction of the barrel at the muzzle to control the spread of pellets. ठीक है, मैंने बताया ना शॉटगन्स में पैलेट्स होते हैं, इसको पैलेट्स बोलते हैं। इसके जो शॉट्स होते हैं उसमें छोटे छोटे जो छर्रे हैं उनको हम बोलते हैं पैलेट्स। तो इस पैलेट को कंट्रोल करने के लिए जो बैरल में कंस्ट्रक्शन होता है उसे हम बोलते हैं चोकिंग। देन वी हैव वॉकर्स टेस्ट। तो ये केमिकल टेस्ट है जो कि नाइट्राइट रेसिड्यूज को डिटेक्ट करती है गन पाउडर में अराउंड द वुंड, और जो शूट कर रहा होता है उसके ऊपर भी गन पाउडर आता है। गन पाउडर जो गन की बुलेट होती है उसमें जो एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है यूजुअली नाइट्राइट रेसिड्यूज आपको मिलते हैं आफ्टर बर्निंग ऑफ दैट प्राइमरी चार्ज और मेन चार्ज। सो उसके बाद जो आप लाइक शूट करोगे तो जो लाइक टारगेट है, चाहे वो ह्यूमन है या फिर नॉन ह्यूमन टारगेट है, वहां पे भी आपको जीएसआर मिलेगा, गन शॉट रेसिड्यूज मिलेंगे। जिसने फायर करा है उसके बॉडी पे, उसके कपड़ों पे भी गन शॉट रेसिड्यूज मिलते हैं। तो उसके लिए केमिकल टेस्ट है जिसकी हेल्प से आप कंफर्म कर सकते हो कि हाँ इसने ही गोली चलाई है, लाइक जिस पर्सन ने गोली चलाई है, ठीक है। तो ये से भी वन हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रही है रिलेटेड टू फोरेंसिक मेडिसिन यूनिट 10 ऑफ सीयूईटी पीजी फोरेंसिक साइंस सिलेबस। अगेन अ रिमाइंडर, अगर सीरियस एस्पिरेंट हो, एग्जाम क्रैक करना ही है एनी हाउ, दिस कोर्स इज फॉर यू बच्चों। फटाफट से डाउनलोड करो एप्लीकेशन, ज्वाइन करो हमारा कोर्स। इसके अलावा 2026 एस्पिरेंट स्टक हो, ज्वाइन करो क्रैश कोर्स। प्रिपरेशन हो गई है, ज्वाइन करो टेस्ट सीरीज कोर्स। बहुत सारे एमसीक्यूज है, बहुत मजा आएगा एमसीक्यूज को सॉल्व करने में, तो फटाफट से कोर्सेज ज्वाइन कर लो। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को हाइप करो, ताकि ऐसी ही और वीडियोस मैं आप सभी के लिए बना सकूं, मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।